मॉर्निंग गाइस। तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमने सारी चीजें कर ली हैं, लाइक उसकी स्केलर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है, और उससे रिलेटेड हमने 8-10 क्वेश्चंस भी बनाए थे भाई, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे बच जाते हैं, वो मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम उतना ना लगे वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको एक बार बोर्ड पे समझते हैं। कहता है अ सेंट्रल पार्टिकल ऑफ चार्ज -q, एक सेंट्रल पार्टिकल है -q चार्ज का, इज सराउंडेड बाय सर्कुलर रिंग्स ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R। एक रिंग ये है और एक रिंग बाहर वाली है। छोटी रिंग का रेडियस स्मॉल r है, बड़ी रिंग का रेडियस कैपिटल R है। एक स्मॉल चार्ज -q दो रिंग से सराउंड है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है, एक रिंग छोटी है और एक और रिंग बड़ी लगी हुई है उसके ऊपर, छोटी रिंग बड़ी रिंग, इस तरीके से, सच दैट कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या नेट फोर्स लगेगा इस सेंट्रल पार्टिकल पर, ऑन द सेंट्रल पार्टिकल ड्यू टू अदर पार्टिकल्स। बाकी सारे पार्टिकल इस सेंट्रल पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे। लास्ट क्लास हमने सीखा था एक क्वेश्चन, आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन ही था, कि एक पार्टिकल यहां पर है जिसका चार्ज है कुछ हमारा +q करके चार्ज था, दूसरा पार्टिकल था यहाँ पर +q चार्ज का, हमने कहीं पर बीच में एक और चार्ज रख दिया था +q चार्ज का। तो इसके ऊपर थर्ड पार्टिकल के ऊपर पहले दो पार्टिकल कितना फोर्स लगाते हैं ये सीखा था हमने। इस थर्ड पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल उधर की तरफ रिपेल करेगा, यह आ जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और ये सेकंड पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा, या हमने शायद इसको माइनस का लिया हुआ तो माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन 3/2। तो दोनों को ऐड कर देंगे भाई। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीखी हुई है भाई। तो आपको जरा बात को ना ध्यान से समझना है भाई, कि यहाँ पर एक सेंट्रल पार्टिकल है -q, एक रिंग ये है छोटी, एक रिंग बड़ी है, अगर अलग अलग पॉइंट्स पर कुछ चार्जेस को रखा गया, पूछा गया सेंट्रल पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा। बहुत ध्यान से चीजों को देखा गया ना, तो एक बात समझ में आने लगी कि इस -q चार्ज को पहले हर एक चार्ज से देखते हैं, इस -7q वाला चार्ज कहां लाएगा। तो ये -7q वाला चार्ज इस -q चार्ज को रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में, माइनस से रिपल्शन लगेगा, तो इस वाले चार्ज पर फोर्स देखेंगे, किसी और को नहीं देखना, बिकॉज हमें देखना है कि जो सेंट्रल पार्टिकल है उसके ऊपर कितना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाय द अदर पार्टिकल्स। तो इस सेंट्रल पार्टिकल पे -7q चार्ज कितना फोर्स लगेगा पहले तो मुझे ही बताइए। तो फोर्स ये लगाएगा हमारा 1/4πε0। मैंने बहुत बात कहा कि इसमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करिए 7q, इस साइन से ये बताते हैं अट्रैक्शन लगेगा रिपल्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए q1 इंटू q2, तो 7q इंटू q तो हो जाएगा 7q स्क्वायर अपॉन में ये वाली दूरी हो जाएगी r स्क्वायर। तो इतना फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में लगाएगा भाई, ये वाला चार्ज पार्टिकल उसको इधर धकेलेगा, फिर ये वाला चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, तो ये -7q चार्ज पार्टिकल, ये -q, फिर दोबारा रिपल्शन लगेगी और ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इधर धकेलेगा, कितने फोर्स से। तो अगर आपने फोर्स को निकालने की कोशिश करी तो पता लगा 1/4πε0, उसका 7q, उसका q, फिर से 7q स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय में r स्क्वायर, बिकॉज ये दूरी भी आ रही है, ये दूरी भी आ रहा है, बस इस ये रिपेल कर रहा है उधर और वो रिपेल कर रहा है इधर। इस वजह से दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करके नेट फोर्स इसके ऊपर इन दोनों की वजह से 0 लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले चार्ज पर इसका और इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे +q वाला पार्टिकल इस -q वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला +q वाला सेम दूरी पर ही है, ये भी उतनी ही स्ट्रेंथ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखिए चार्ज पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है। चार्ज दोनों का सेम है और दूरी दोनों की सेम है, इसलिए दोनों बराबर अट्रैक्शन दिखाएंगे। आर पर डिपेंड करता है और चार्ज पर डिपेंड करता है, जैसा आपको पता है। तो ये जितनी स्ट्रेंथ से ये अट्रैक्ट करेगा उतनी स्ट्रेंथ से ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों का इफेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार ये -2q चार्ज इसको रिपेल करेगा अंदर की तरफ, वो -2q इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, बराबर दूरी पे है, तो इनका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ऊपर से 4q इसको अट्रैक्ट करेगा, नीचे से 4q अट्रैक्ट करेगा, ये भी एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इधर से -2q इसको रिपेल करेगा, ये -2q रिपेल करेगा, इन दोनों का इफेक्ट भी नेट 0 हो जाएगा। सभी चार्जेस का इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन ये वाला +2q चार्ज अगर आप ध्यान से देखें तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, इसके फोर्स को कैंसिल करने के लिए नीचे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, इसी की बराबर दूरी पे। इस 4q को तो 4q ने कैंसिल कर दिया, तो ये वाला 2q इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए मैं उस फोर्स को F नाम दे रहा हूं, तो वो F की वैल्यू क्या आएगी, ये तो कैंसिल हो चुके हैं, तो उस F की वैल्यू आएगी 1/4πε0 इंटू में 2q इंटू q, तो आ जाएगा 2q स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा, किसकी तरफ लगेगा वो जरूर मेंशन कर दीजिए, तो टुवर्ड्स +2q चार्ज,
इतना फोर्स 2q चार्ज की तरफ लगेगा भाई, बाकी सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो आप ये लॉजिकली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करना है ऑन मैग्नीट्यूड बेसिस और ऑल्सो ऑन डायरेक्शन बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बिकॉज मुझे एक और क्वेश्चन कैसे कराना है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ए चार्ज q is placed at the center of the line joining the two equal charges q। तो एक चार्ज q है जो कि दो चार्जेस के बीच में प्लेस किया गया है। एक चार्ज है हमारा q, दूसरा चार्ज है हमारा q, और इनके सेंटर में बिल्कुल एक नए चार्ज को प्लेस किया जाता है, स्मॉल q चार्ज को। कहता है, मान लेते हैं इनकी दूरी बीच की r है, हमने मान लिया, लेट कर लिया कि r है, इन दोनों के बीच में q चार्ज को रखा जाता है। ठीक है, ओके, अब जरा समझिएगा चीज को ध्यान से। A charge q is placed at the center of the line joining the two equal charges q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to minus q by 4। कहता है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब आपको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए यहां से क्या कि ये जो q है ना, ये माइनस q बाय 4 है, मींस नेगेटिव नेचर का। पहली बात देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पूरा सिस्टम बैलेंस रहेगा। इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग है, यहाँ पर पूरा सिस्टम बैलेंस रहेगा, सबकी वजह से एक दूसरे के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगा। बैलेंस कैसे रह सकता है ना, वो जरा सोचिए। देखिए अगर नेगेटिव पार्टिकल होगा तो ही बैलेंस हो सकता है, क्योंकि एक नेगेटिव पार्टिकल ना इधर से प्लस को पकड़ लेगा और उधर से भी प्लस को पकड़ लेगा, क्योंकि वैसे तो एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाना चाहेंगे, लेकिन एक नेगेटिव पार्टिकल उसको भी इधर बुला लेगा, इसको भी इधर बुला लेगा, इसको भी इधर बुला लेगा और चीजों को बैलेंस कर देगा। एक नेगेटिव पार्टिकल ही बैलेंस कर सकता है। पॉजिटिव पार्टिकल अगर यहाँ पर रख दिया ना तो उसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो एक नेगेटिव पार्टिकल ही इसको बैलेंस कर सकता है, इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। पहली बात तो वो देखेंगे नेगेटिव में कैसा आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम लाने का मतलब होता है कि भाई सभी चार्ज इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ना नेट फोर्स जीरो हो गया। वो नेट फोर्स जीरो देखिए लॉजिकली कैसे हो सकता है। इस एक चार्ज को देखिए, समझिए, इस प्लस क्यू चार्ज को ये वाला प्लस ना रिपेल कर रहा था, इस तरफ को रिपेल कर रहा था, और ये वाला जो क्यू चार्ज है ना, अगर मान लो नेगेटिव का हुआ तो वो इस तरफ खींच लेगा, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली इस वाले को ये वाला रिपेल करके इधर भेजेगा और ये माइनस का होने की वजह से इधर भेजेगा तो जीरो कर देगा। और ये अगर माइनस का हुआ तो जितने फोर्स से ये इधर अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स से ये इधर अट्रैक्ट कर लेगा, फिर दोबारा जीरो हो जाएगा इसके ऊपर। तो पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे आना। तो जब भी इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना आपके पास, आपको इक्विलिब्रियम बोल दिया ना पूरा सिस्टम, तो किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो ले लेना। अब सपोज मैं एक चार्ज लेता हूं प्लस क्यू, यही लेना, कॉर्नर्स वाले सेंटर वाला मत लेना, रीजन मैं आपको समझा दूंगा। तो ये वाले चार्ज के ऊपर मान लेता हूं, मैं ले लेता हूं नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज द सम इज जीरो, द सम ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, दोनों का फोर्स का सम मिला के जीरो होगा इस टाइप में। तो बताइए जरा इसके ऊपर कितना फोर्स ये वाला चार्ज आएगा, मुझे नहीं पता अभी पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो मैंने बोला भाई ये वाला जो फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय दिस चार्ज Q1 प्लस फोर्स बाय दिस चार्ज, ये वाले चार्ज के वजह से जो फोर्स लगेगा उन दोनों का सम होगा जीरो, उन दोनों का सम होगा जीरो। अब जरा समझिएगा किस तरीके से। तो पहले वाला पार्टिकल कितना फोर्स रहेगा इसके ऊपर, तो मैं बोलता हूँ के आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर पूरा लिखना चाहते तो पूरा लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इंटू दिस, क्यू इंटू क्यू, डिवाइड बाय में इनकी दूरी होगी भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी r/2, तो r/2 का स्क्वायर, प्लस में F2 कितना होगा, जो ये वाला पार्टिकल फोर्स रहेगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, दैट इज q स्क्वायर बाय में r स्क्वायर, बिकॉज इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स r दूरी से लग रहा है, इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स r/2 दूरी पर लग रहा है। एक पार्टिकल के ऊपर अपने नेट फोर्स जीरो ले लिया, वो ये वाला पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज जीरो, नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज आल्सो जीरो, उससे फाइंड कर सकते हैं हम। तो हमने क्या करा, इस तरीके से करा, नेट फोर्स को कर दिया जीरो, फोर्स ऑन दिस पार्टिकल बाय दिस इज दिस वन, फोर्स ऑन दिस पार्टिकल बाय दिस इज दिस वन, इन दोनों का सम मिला के जीरो बनेगा, तभी जाके हमारा नेट फोर्स इस पे जीरो लगेगा। तो अगर मैं दोनों से कॉमन लेता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन आ रहा है, और नीचे से अगर सॉल्व करें इसको एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, बन जाएगा r स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 4, r स्क्वायर का 4, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं 4 1/में, प्लस में ये बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ चीजें कॉमन आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कॉमन आ रहा है और बाय r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 4q प्लस में q बराबर में 0। ये चीज देखिए पूरी की पूरी, यहां पर एक चीज ये बन गई और एक चीज वो बन गई, तो इनका तो प्रोडक्ट जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ ना कुछ है, ये कुछ ना कुछ है, ये तो वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब कि 4q प्लस में q की वैल्यू जीरो होगी, और इसका मतलब 4q बराबर माइनस q होगा,
और इसका मतलब Q बराबर में -Q/4 होगा। तो जितने भी इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम की बात करी जाती है वो सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं। देखिए अगर माइनस का चार्ज होगा ना तो इधर से इसको पकड़ लेगा, जैसे इसको पकड़ लेगा, सिस्टम को ले आएगा इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा यही करना है कि एक पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स को 0 ले लेना है। आप ये वाला पार्टिकल क्यों ले, इसके ऊपर लेते हैं नेट फोर्स 0, तो देखो इसके ऊपर लेंगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स देता हूं 0 तो वो यूं होगा कि भाई फोर्स बाय दिस पार्टिकल, बताओ कितना लगेगा फोर्स बाय दिस पार्टिकल, 1/4πε0 को k ले लेता हूं तो k दिस इंटू दिस q बाय में r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर प्लस में फोर्स बाय दिस पार्टिकल वो कितना आएगा देखो जरा, k बाय में r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देख लीजिए, सब कुछ कॉमन आ जाएगा, नहीं बन पाएगी टर्म। इसलिए जो पार्टिकल रखा गया है ना उसके अलावा जो पार्टिकल्स बचे हैं उनके ऊपर नेट फोर्स को 0 लीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा भाई। तो इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले अभी हम एक एक क्वेश्चन सीख लेते हैं हर टाइप का। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सबसे ज्यादा बार कोई क्वेश्चंस आते हैं कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से तो वो इस टाइप के हैं जो मैं अब आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार ये नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बोलता है 3 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 2 × 10⁻⁻6 कूलम आर फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास और उसके तीनों कॉर्नर्स पे ए बी सी तीनों वर्टिसेस पे एक चार्ज को रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। तो मैं उसको ना ऐसा करता हूं, मैं उसको क्यू मान लेता हूं कि क्यू चार्ज यहां पर, क्यू चार्ज यहां पर और क्यू चार्ज यहां पर, ठीक है। तीनों पर प्लस क्यू चार्ज को रख दिया गया है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ओके नाउ कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, उनकी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस साइड को मैं अभी ए ट्रीट कर लेता हूं ताकि बाद में मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर दूं भाई, ठीक है। तो ये ए हो गया भाई, तो तीनों साइड्स इसकी ए ही होंगी। ओके नाउ फाइंड द कूलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द अदर टू। किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स बताइए बाकी दो की वजह से। तो मैं इसको भी ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने इस वाले पार्टिकल को लिया कि इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है बाकी दो की वजह से। वैल्यू जो गिवन है वो कुछ इस प्रकार है कि क्यू की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ओके, एंड ए इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, वी कैन टेक इट एज 0.05 मीटर्स। ओके दिस विल बी द वैल्यूज। ओके तो हमें किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर बाकी दो चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स बताना है। तो ये वाला पार्टिकल पिक कर लेते हैं प्लस क्यू वाला। इस प्लस क्यू पार्टिकल के ऊपर देखते हैं कि ये और ये मिलकर कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काम हम करने जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा, इस प्लस क्यू पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो ये वाला पार्टिकल भी लगाएगा और ये वाला पार्टिकल भी लगाएगा। अब ये वाला पार्टिकल उसके ऊपर कहां फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा भाई, क्योंकि ये प्लस है वो प्लस है, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे तो ये प्लस क्यू को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और इस फोर्स का नाम मैं दे देता हूं F1। तो F1 का मैग्नीट्यूड एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 1/4πε0। अब इस वैल्यू को सिंपलिसिटी पर्पस के लिए k भी ले सकते हैं, ठीक है। बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक दिस वैल्यू एज k। सो k इंटू में q इंटू क्यू, ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने कहा से मैग्नीट्यूड लेना है, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस प्लस है तो डायरेक्शन अपने आप पता लग जाएगी उस डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लग रहा है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, ठीक है। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज समझते हैं कि ये वाला पार्टिकल इस पे कहां फोर्स लगाएगा, तो ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा भाई, क्योंकि ये और ये फिर दोबारा रिपेल कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F2, और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, अगेन बिकॉज क्यू है दूरी फिर से वही है a स्क्वायर सेकेंड। तो आप क्या पाएंगे कि F1 और F2 ना अलग चीजें नहीं है, F1 और F2 दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। और अगर F1 और F2 सेम है ना तो वी कैन से कि इनकी वैल्यू को हम F से डिनोट कर देते हैं कि दोनों ही F है। तो ये हो गया F, ये भी हो गया F। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और कुछ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स भी बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फाइंड द कूलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द अदर टू चार्जेस। तो नेट फोर्स ही बताना, डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा गया, हालांकि हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। आपके पास पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का एक मेथड है जिससे आपने 11th क्लास में चीजें सीखी हैं। तो बस अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट का सबसे बेस्ट तरीका जो 11th क्लास में सीखा था वो ये था
कि भाई अगर हमारे पास दो फोर्सेस दिए गए हैं और उनका मुझे रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू मैं क्या लगा सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। यहां पर आपके पास देखिए ए बी है, बी बी है, दोनों फोर्सेस हैं और उनके बीच का एंगल भी है, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये 60, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। भाई देख सकते हैं आप कैलकुलेशन से, मैथमेटिक्स इतनी आपको आती होगी, ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये समझे ये 60 है तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आपकी 120 हो जाएगी और ये पूरा 180 लीनियर एंगल होने के बाद ये 60 हो जाएगा। जैसे मर्जी आप कैलकुलेट करिए, ये चीज आपको मिल जाएगी भाई। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये पैरेलल वेक्टर इसके और ये वाला पैरेलल इसके, तो कुछ रिजल्टेंट जो लाई करेगा ना वो कुछ यहां की तरफ लाई करेगा ऐसे करके, ये हमारा रिजल्टेंट होगा भाई। 60 डिग्री का है बीच में, तो मैंने बोला एक को भी एफ स्क्वायर, दूसरे को भी एफ स्क्वायर, और ये तो है 2f स्क्वायर ए इंटू बी, और आ जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू आपसे बच्चे जानते हैं 1/2 होती है, तो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा 3f स्क्वायर, और वैल्यू हो जाएगी √3 टाइम्स ऑफ एफ। ये आ गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इधर आ गया √3 टाइम्स ऑफ एफ, कि भाई इधर एफ है, इधर एफ है, 1f था लेकिन 2f नहीं हुआ, वो सिर्फ √3f हुआ, यानी 1.73 टाइम्स ऑफ एफ हुआ। तो इतना रिजल्टेंट आ गया भाई, और इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं, दिस इज एक्चुअली √3 और एफ की वैल्यू मैं जानता हूं, दिस इज 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। बाकी का काम बहुत इजी सा है कि भाई √3 तो पता ही है सबको, 1/4πε0 की वैल्यू पता ही है, 9 × 10⁹, चार्ज आपको दिया गया है, ए आपको दिया गया है, वैल्यूज को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी इसमें मेरे को लगता नहीं है कि कुछ मुश्किल है। फिर आप बात करेंगे डायरेक्शन को लेके, तो आप एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं, तो डायरेक्शन को लेके अगर आप बात करेंगे तो जो डायरेक्शन निकालने का तरीका हुआ करता था कि मान लेते हैं कि भाई इस नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस नेट फोर्स की डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस एंगल को आप अल्फा ट्रीट कर सकते हैं, इस एंगल को आप ओके। तो अब वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे भाई। इसके बाद बात आती है डायरेक्शन को लेकर। डायरेक्शन किस तरीके से कैलकुलेट होगी ना, आप जरा ध्यान से समझिएगा कि ये वाली चीज तो रिजल्टेंट है, क्योंकि ये पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया पूरा 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल अगर मैं बता दूंगा कि भाई इस फोर्स के साथ कितना एंगल हमारा रिजल्टेंट बना रहा है, तो डायरेक्शन पता लग जाएगी। जब डायरेक्शन हम बताते थे कभी भी तो ऐसे बताते कि ईस्ट के साथ इतना एंगल बनाते हो हमारा रिजल्टेंट बन रहा है, वेस्ट के साथ इतना एंगल बनाते हो रिजल्टेंट बन रहा है। तो ये अल्फा कैसे निकलेगा, तो 11th क्लास में आपने फॉर्मूला सीखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है a sin थीटा अपॉन में b प्लस में a cos थीटा, a sin थीटा अपॉन में b प्लस में a cos थीटा, जिसमें a और b क्या होते हैं, जिस एंगल को आप निकाल रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि अगर ये मेरा a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है, ध्यान समझिएगा, अगर ये मेरा a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है और मेरा रिजल्टेंट कहीं यहां बीच में है और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं अल्फा की, तो जब tan अल्फा देखते हैं तो ये वाली साइड a, जिस साइड पे एंगल होता है वो वाला a वेक्टर होता है, दूसरे वाला b वेक्टर होता है। इस तरीके से आपका रिजल्टेंट निकाला जाता है। इनके बीच का पूरा एंगल भले ही थीटा होगा, ये थीटा होता है इस तरीके से। तो अल्फा अगर मैं निकाल रहा हूं tan अल्फा, तो वो होगा ए एंगल होता है जहां पर आपने अल्फा लिया, तो अल्फा जहां लिया है वो वाला एंगल ये वाली साइड होगी ए, ये वाला वेक्टर हो गया ए, ये वाला वेक्टर हो गया बी, तो ए वेक्टर हो गया आपका एफ साइन, हालांकि यहां तो ये भी सेम है, साइन थीटा कितना है इनके बीच का 60, बी भी हो गया हमारा एफ वेक्टर प्लस में हो गया एफ cos 60। अगर वैल्यूज को सॉल्व करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दिस इज √3/2f डिवाइड बाय में एफ प्लस में f/2 हो जाएगा। यहां से cos 60 वैल्यू पुट करना, f से f कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √3/2 प्लस में नीचे बचेगा 3/2। आंसर सॉल्व करेंगे 1/√3 दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मींस हमारा जो रिजल्टेंट है ना वो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये इस फोर्स को कोई नाम देके हम बता सकते हैं, इस फोर्स के साथ F1 फोर्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस वाले फोर्स के साथ आप देखेंगे इधर भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हालांकि आपको पता है कि जब दो फोर्सेस इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में आएगा उन दोनों के। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को किया जा सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the horizontal and the vertical components of the net electrostatic force on the charged particle in lower left corner of the square if Q is this and A is this? तो क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर है जिसके अंदर चार्जेस कुछ इस प्रकार रखे हुए, प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, अगला -2Q और ये वाला +2Q। अलग अलग तरह के चार्जेस रखेंगे, कोई प्लस है कोई माइनस है, किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसी का मैग्नीट्यूड कम है। पूछा गया है कि इस वाले पार्टिकल पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड के नीचे,
लेफ्ट का अपर ये हो गया, लोअर ये हो गया। इस वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाने फोर्स के। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते क्या है उसको समझना है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए अभी जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया ना, उसमें आपने एक बड़ी सिंपल सी तरकीब अपनाई कि सर ऐसा है कि ये वाला प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है ना, तो इसके ऊपर ये वाला प्लस क्यू इधर की तरफ फोर्स लगाएगा एफ फोर्स, और ये वाला इधर की तरफ एफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो सर हम बहुत इजीली ना इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल सकते हैं कि भाई इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, भाई रिजल्टेंट क्या आएगा। लेकिन आपको एक बात पता है कि दो के लिए तो आपने रिजल्टेंट पढ़ा हुआ है, अगर एक ही पॉइंट पर 3-4 वेक्टर्स आ जाए, भाई इधर कुछ एफ है, इधर कुछ है, भाई इधर कुछ है फोर्स, इधर कुछ है, इस तरीके से कुछ है, अगर बहुत सारे वेक्टर्स आ जाते हैं तो आप उनको किस तरीके से रिजल्टेंट में सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो करके सॉल्व करूंगा ना तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा समय लेगा। तो आपको एक नई चीज सीखनी है आपसे कि अगर एक पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर्स है ना, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास बस एक ही तरीका है कि हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और उसी चलते रहेंगे। तो सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे उसी चलेंगे, तो वो तरीके से नहीं, एक और तरीका है जिससे ये काम भी करा जा सकता है। तरीका क्या है? तो तरीका बस एक बात समझना कि अगर आपको ये पता हो कि ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, अगर ये दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे हैं, अगर कुछ ऐसा है तो इसका रिजल्टेंट सबसे इजी होता है, इसका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बहुत सिंपली निकल जाता है। ये बच्चे सब बच्चे जानते होंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे करके बीच में आ जाता है, बहुत सिंपल तरीके से। यस, सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो 2ab cos थीटा होता है ना, cos 90 हो जाता है, थीटा हो जाता है 90, cos 90 होता है 0, इस वजह से पूरी चीज 0 होकर ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये बात सब बच्चे जानते हैं। तो कुछ हम यही करने वाले हैं। अगर एक पॉइंट पर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, हालांकि दो पे भी अप्लाई होती है चीज, सब पे अप्लाई होती है, थोड़ा इजी तरीका है जो मैंने अभी आपको लास्ट सिखाया वो तो सबको आता है, एक नया तरीका बता रहा हूं जो कि बड़े क्वेश्चंस में काम आने वाला है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट पर अगर वेक्टर्स को आपको सोल्व करना है, देयर इज वन मोर मेथड। आप क्या करिए कि हर एक वेक्टर को ना जो उस पॉइंट पर है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल ये हो गई बोर्ड के अकॉर्डिंग, वर्टिकल ये हो गई, इन डायरेक्शंस में उनको रिजॉल्व कर लीजिए। रिजॉल्व करना भाई आता होगा, 11th क्लास में सीखा था। अगर ये ए वेक्टर है और ये थीटा लाइन है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट ए cos थीटा बनेगा, इस तरफ इसका कंपोनेंट ए sin थीटा बनेगा। मतलब देखिए अगर ये फोर्स एफ यहां पर है तो उसका फोर्स का, क्योंकि अगर कहीं इधर फोर्स कुछ लग रहा है तो इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट काम कर रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, कुछ कंपोनेंट काम कर रहा होगा वाई डायरेक्शन में। तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट काम करेगा एफ cos थीटा और वाई डायरेक्शन में एफ sin थीटा। तो बस हर एक फोर्स को या हर एक वेक्टर क्वांटिटी को ना हॉरिजॉन्टली और वेक्टोरिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लीजिए। लाइक ये वाला फोर्स कैसे है, तो ये वाला फोर्स मैं बताता हूं कि ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है, बट ये वाला फोर्स ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल है, तो इसको रिजॉल्व करिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर आप ऐसा कर पाए तो उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजीली। तो मुझे बताइए जरा कि ये फोर्स ऐसे है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मेरे को इसको रिजॉल्व करना है। तो बताइए जरा क्या बनेगा, ये एफ इधर है और थीटा ये 60 डिग्री है, तो इस तरफ इसका कितना कंपोनेंट बनेगा, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट बनेगा एफ cos 60 और इस तरफ वर्टिकली बिल्कुल इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एफ sin 60। जैसे ही आप वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं उसका काम खत्म हो जाता है, उसका काम हो गया खत्म। अब बचा कि इस पार्टिकल के ऊपर ना इस डायरेक्शन में नेट कितना फोर्स काम कर रहा है, एफ तो था ही पहले से, एफ cos 60 और आ गया। एफ cos 60 का मीनिंग आप जानते हैं, cos 60 मतलब 1/2, तो एफ प्लस में f/2, एफ प्लस में f/2 को अगर आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3f/2। तो इधर तो हो गया 3f/2, इधर कितना बन गया, तो इसकी वैल्यू होती है √3f/2, इधर बन गया √3f/2। ये अब इसके ऊपर दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर इतना और इधर इतना, इसका तो हमने रिजॉल्व कर लिया भाई। तो अब इसका इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बीच में, और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो 90 डिग्री पे होना उनका रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यानी 3f/2 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर यानी √3f/2 का स्क्वायर। बोलिए कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9f²/4 प्लस में 3f²/4। इफ वी कैन सोल्व, 4 आएगा एलसीएम, यहां हो जाएगा हमारा 12f², कैंसिल आउट होगा 3 पे, आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ एफ। आप याद कर लीजिए जो पहले आंसर था वो भी यही था, √3 टाइम्स ऑफ एफ। आप सोचेंगे सर पहले वाला ना ज्यादा बेहतर था, तो भाई यस पहले वाला ज्यादा बेहतर था, लेकिन वो तब तक है जब तक दो वेक्टर दिए हुए जगह पर। अगर वेक्टर दो से ज्यादा हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ कुछ नहीं था, एक ऐसे था एक ऐसे था और सीधा 60 डिग्री का रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन इस जगह पे 3 से ज्यादा हो गई, 4 से 4 ज्यादा हुए, 5 हुए, 5 वेक्टर्स हुए, तो आपको सबको हॉरिजॉन्टली और वेक्टर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लेना है। उसके बाद जोड़ दीजिए बस सबको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, ऐसे करके आंसर आएगा। मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ, देखिए इसके अंदर ये चीज अप्लाई होगी। इस वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर मुझे नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स नहीं निकालना मुझे एक्चुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, बस इतना काम करना है। देखिए कैसे होगा, इस वाले +2q पार्टिकल को ये -2q पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस फोर्स से। इस फोर्स को नाम दे देता हूं मैं F1,
और इस F1 का मैं मैग्नीट्यूड भी साथ के साथ निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा K 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप जानते हैं K, और प्लस 2Q इंटू माइनस 2Q, आपको पता है मैग्नीट्यूड लेना है, दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर डिवाइड बाय में A स्क्वायर। ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज आएगी F2, वो F2 क्या होगा कि ये प्लस Q इसको क्या करेगा, रिपेल, प्लस Q है, ये भी प्लस नेचर का है तो रिपेल करेगा, इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F2। और ये वाला फोर्स कितना होगा, तो K इंटू में इसका चार्ज Q, इसका चार्ज 2Q, तो आ जाएगा 2Q स्क्वायर डिवाइड बाय में A स्क्वायर। ये होगी सेकंड चीज। थर्ड चीज F3 होगी, ये वाला पार्टिकल लगाएगा। अब अगर मैं इस लाइन को जोड़ता हूं ना, अगर मैं इन दोनों की इस लाइन को कनेक्ट करता हूं, तो दिस डिस्टेंस, दिस इज A बाय यूजिंग पाइथागोरस, दिस इज √2a, ये दूरी √2 है, बहुत सिंपल है, इतना आपको पता होगा। तो ये माइनस Q चार्ज इस प्लस 2Q चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। This force will, we can say that this force is F3. So this F3 force is K, and this is 2Q, this is Q. This will be 2Q square by में √2a का square. तो √2a का square, and this will found to be 2Q square upon में 2 times of a square, and 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा KQ square by में a square. This is F3. तो तीनों फोर्सेज हमारे निकल के आगे भाई, F1, F2, F3। अगर इनके बीच में कोई पॉसिबल रिलेशन है ना, तो उसको वैसे लिखना बड़ा आसान रहेगा, बढ़िया रहेगा। अगर आप 3 वेरिएबल्स लेके चलेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आती है। लेकिन मुझे एक रिलेशन दिख रहा है कि भाई जो F3 है ना, अगर मैं इसको F मान लूं, क्योंकि बाकी में टर्म जरूर है, अगर मैं F3 को F मान लूं, अगर F3 को F कहा जा सकता है, तो देखिए जरा F1 को कहा जा सकता है या F2 को कहा जा सकता है, पहले F2 लिख लीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ F, देख लीजिए ये वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ F, और इसी प्रकार F1 को कहा जा सकता है 4 टाइम्स ऑफ F। तो सारी चीजें ना F के टर्म्स में आ सकती है, मतलब इस पार्टिकल के ऊपर, मैंने कहा इस पार्टिकल के ऊपर F1 यानी इस डायरेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है, 4F, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स काम कर रहा है, देखो ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन यानी मैं F3 की बात कर रहा हूं, जो कि इससे 45 डिग्री पे होगी। आपको सबको पता है कि भाई 45 डिग्री पे, क्योंकि एक स्क्वायर है, ये पूरा एंगल 90, बीच में से जाएगा ट्रायंगल, तो 45 डिग्री। तो ये जो F3 फोर्स है ना, ये कुछ और नहीं F है, और नीचे की तरफ जो F2 काम कर रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज 2F, इट इज 2F। तो इस पार्टिकल के ऊपर ना, ये वाला जो प्लस 2 पार्टिकल है, उस पर इधर 4F काम कर रहा है, तो F काम कर रहा है, 2F काम कर रहा है, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो भाई रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, मैंने कहा ना कि अगर एक जगह पर 2 से ज्यादा वेक्टर्स आ जाए तो मत जाइए फॉर्मूले पर R स्क्वायर टू A स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आप लगाइए वो कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं कि हर वेक्टर को ना बस वेक्टोरिकली रिजॉल्व कर लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो भाई ये तो हॉरिजॉन्टल है ही 4F, ये वाला वर्टिकल है बाय 2F, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, इसको रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या पाया, ध्यान से देखिएगा कि भाई ये जो F फोर्स था ना, ये 45 डिग्री पे लग रहा था, तो मुझे बताइए जरा इस तरफ इसका कितना कंपोनेंट बनेगा, F cos 45, और इसका ऊपर की तरफ कितना बनेगा, तो ऊपर की तरफ भी बनेगा, थोड़ा मिटा देता हूं मैं, यहाँ से F2 लिख देता हूं, तो इस तरफ भी इसका काम करेगा, F इस तरफ करता है cos, दूसरी परपेंडिकुलर साइड पे काम करता है sin, F sin 45, ठीक है। तो ये वही फर्स्ट सिचुएशन। अब उसके बाद दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, तो यहां से पता लगता है कि भाई ऊपर की तरफ, अब ये तो भूल जाइए अगर आपने इसको रिजॉल्व कर दिया है तो नेट क्या बचा, नेट बचा इस तरफ हो गया 4F प्लस में F cos 45 का मतलब होगा F by √2, 4F प्लस में F by √2, और ऊपर की तरफ कितना काम करने लगा, ऊपर की तरफ काम करने लगा F by √2, और नीचे की तरफ काम करने लगा 2F by। अभी भी बात पूरी नेट नहीं बनी है। एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन ये कहती है कि भाई अभी ऊपर एक वेक्टर नीचे है, तो वेक्टोरिकल एडिशन में आप जानते हैं कि दो अपोजिट साइड की चीजें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, कि मैं अगर इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इधर की तरफ 3 न्यूटन का लगा रहा हूं, तो नेट इस तरफ बचेगा 7 न्यूटन का, इस तरफ 7 न्यूटन बचेगा, ये आप जानते हैं। तो आप जरा देख लीजिए कि नीचे वाली वैल्यू बढ़ी है, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी है, तो ये है 2 टाइम्स ऑफ F, और ये है F by √2। F by √2 का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो ये है 1F, और 1 की वैल्यू अगर 1.41 से डिवाइड होगी तो नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, ये 0 पॉइंट समथिंग करके F आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग करके F आ जाएगा। तो मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो नीचे वाली में से ऊपर वाला माइनस होगा, जो नेक्स्ट वेक्टोरिकल डायग्राम बनेगा वो बनेगा, सब कुछ डायग्राम में खत्म हो जाएगा, 2F माइनस में F बाय में √2, और इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा हमारा 4F प्लस में F बाय √2। तो यही तक का वैसे हमारा सवाल था, क्योंकि पूछा गया सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो टुवर्ड्स राइट है, राइट की तरफ इसमें फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि सारी चीज माइनस माइनस इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट नहीं है, राइट की तरफ है, और कितना है 4F प्लस में F बाय √2। F आप बता सकते हैं, देखिए F क्यों बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो जो F की वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखें तो F की वैल्यू जो है वो यहां से है, F3 को हम F बोल रहे थे और वो चीज F ही है, तो F की वैल्यू K आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹,
क्यू स्क्वायर आप जानते हैं, क्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर और ए की वैल्यू दी हुई है। तो एफ किसको डिनोट करा था ना, वो बताना चाहिए एफ की वैल्यू क्या है। एफ हम कह रहे हैं के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर को, इसी वे से F2 को गैप आए थे 2 टाइम्स ऑफ एफ और F1 को गैप आए थे 4 टाइम्स ऑफ एफ। तो इस तरफ का फोर्स निकल जाएगा, इस तरफ का फोर्स निकल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। अगर नेट भी निकालना चाहो तो नेट भी आ जाएगा, नेट में रिजल्टेंट में निकालना पड़ेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो क्वेश्चन ने पूछा भी नहीं गया तो आपको नहीं सॉल्व करना। तो मेरे हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, बेसिकली समझ में आना चाहिए कि हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो हम उस जगह के सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उसके बाद उनको ऐड करके फाइनली एक सिचुएशन पे लेके आएंगे जब सारे वेक्टर्स या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लग जाएंगे। उसके बाद r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के इनका नेट रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम पूरी चैप्टर के खत्म होने के बाद भी करेंगे, लेकिन अब तक के लिए जितने जरूरी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सब करा दिए भाई। तो न्यूमेरिकल्स इसी के साथ खत्म करते हैं और अपने नेक्स्ट जरूरी टॉपिक पे आते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और वैसे एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यहां पर एक प्लस 2q चार्ज है, यहां पर एक माइनस 2q चार्ज है और यहां पर एक q चार्ज है। ओके, दैट इज प्लस q चार्ज है, ऐसा मान लेते हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन minus 2q charge if this is equilateral triangle having 10 centimeter of side and value of q is 10 into वैल्यू ऑफ क्यू इज 10 की पावर -6 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए हो गया। तो इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है एंड नेक्स्ट क्लास में बताना है कि आपको कितना समझ में आया है इसके बारे में। ठीक है, ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपने कूलम्स लॉ में फोर्स के बारे में पढ़ लिया और फोर्स के बाद इसके बारे में समझना बड़ा जरूरी है, बिकॉज पूरा चैप्टर ना सिर्फ इसी के ऊपर कैलकुलेशन करने वाला है, पूरा काम इसी के ऊपर होने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। समझते हैं कि क्या चीज है ये। तो भाई 11th क्लास में एक बात पढ़ी कि अगर ये अर्थ है और यहाँ पर कोई मास ऑब्जेक्ट है तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और ये जो फोर्स होता है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता, इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली हमने पढ़ा कि अगर एक रॉड हम लेके आते हैं जो कि अपने आप में चार्ज है, तो अगर ये चार्ज है ना तो ये इन पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो जब कभी भी फोर्सेस विदाउट एनी कॉन्टैक्ट काम कर रहे होते हैं तब हम उन फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और इन केसेस में यहां पर बीच में ना कोई ना कोई फील्ड काम कर रही होती है, इन फील्ड्स का हम नाम रख देते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर जो ये फील्ड थी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो फील्ड यहाँ पर काम कर रही थी उसका नाम हमने रखा ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए नॉन कॉन्टैक्ट है, मतलब कॉन्टैक्ट के बिना ही फोर्स लग रहा है, तो कोई ना कोई फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। और क्योंकि ये फोर्स था इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसलिए इस फील्ड का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस फील्ड के बारे में कि ये फील्ड क्या चीज है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं भाई, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो अब जरा समझते हैं कि किसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। अब जरा एक बात को समझिएगा कि मान लीजिए यहां पर ना एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर कहीं पर मैं एक स्मॉल क्यू चार्ज को रखता हूं जो कि इससे कहीं आर दूरी पर है। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि इस स्मॉल क्यू पर ना कुछ फोर्स लगेगा, इस वाले क्यू की वजह से कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, और ये बात भी बताओ कि इस क्यू को मैं जितना दूर लेके जाता रहूंगा आर उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा और फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। इसकी वजह से उस पर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा। अगर मैं पास लेके आऊंगा तो आर की कम होने से फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्यू और क्यू तो सेम है, बस आर के बदल देने से, आर को बढ़ाने से फोर्स कम होगा, आर को बढ़ाने से फोर्स ज्यादा होगा। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बदल रहा है भाई। तो एक रीजन तक या एक स्पेस तक ना ये वाला चार्ज अपने आसपास के पार्टिकल्स के ऊपर बहुत बढ़िया फोर्स लगाता है, अच्छे से फोर्स लगा पाता है, लेकिन एक रीजन के बाद शायद ये उतना फोर्स एक्सर्ट ना कर पाए। क्योंकि देखिए इसका भी ना एक रीजन है, एक फील्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि एक स्पाइडर होता है, वो स्पाइडर अपना जाल बुनता है फील्ड्स का, और जब उसके चारों तरफ वो मकड़ी का जाला बन जाता है तो उस जाल के अंदर कोई भी अगर इंसेक्ट फंस जाता है, छोटा इंसेक्ट, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सिमिलरली ये वाले को ना स्पाइडर की तरह समझिए, ये भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा और उस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा पार्टिकल आएगा, इसको इंसेक्ट की तरह समझिए, कोई भी दूसरा पार्टिकल आएगा तो ये वाला पार्टिकल उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या उसको रिपेल कर देगा। तो इसका अपना एक रीजन है जिसमें इसकी फील्ड बिछी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे ना स्पेस or region in which an electric charge can exert force on other particles is called electric field। ये तो एक डिफाइन हो गया कि भाई वो स्पेस है, रीजन, जिसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आसपास फोर्स लगा सकता है अदर पार्टिकल्स के ऊपर, उस रीजन को, स्पेस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बात अब क्या करनी है ना, अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थी ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें डिस्कस करना है, और किस तरीके से डिस्कस करना है, तो ये डिस्कस करना है भाई कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा गया है तो उसकी यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 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 अलग अलग जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहें किसी, सर मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितने इंटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट। मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट। अब जरा समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। यहां पर सोर्स चार्ज किसे कहते हैं वो जरा पहले समझते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर ना हम स्मॉल क्यू चार्ज कहीं पर ले लेते हैं। अच्छा समझिएगा जरा, मुझे ना इस चार्ज की ताकत का अंदाजा लगाना है, क्योंकि मेरे को पता है कि इसकी ताकत या ये जो फोर्स लगाने वाला है दूसरे पार्टिकल्स पर, अगर मैं इस पार्टिकल को दूर ले जाऊंगा तो कम हो जाएगा, अगर पार्टिकल को पास ले जाऊंगा तो ये उसको बहुत तेजी से रिपेल करेगा भाई। तो मैंने इसकी ताकत को टेस्ट करना चाहता हूं कि भाई इस चार्ज की ताकत इधर कितनी है, इधर कितनी है, इधर कितनी है, इधर कितनी है, इधर कितनी है। तो उसकी ताकत को मैं टेस्ट करना चाह रहा था। तो आप इसे ताकत को तो फोर्स से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ताकत को ना फोर्स से टेस्ट करना कन्वीनियंट तरीका नहीं माना गया। मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्यों ऐसा रहा। इसकी ताकत को मुझे टेस्ट करना है, एक पर्टिकुलर चार्ज की ताकत को मुझे टेस्ट करना है। मैं बाद में इसकी भी कर सकता हूं, लेकिन मैं भी इसको लेकर चल रहा हूं। जिसकी ताकत को मैं टेस्ट कर रहा हूं ना, उसको मैं नाम दे चुका हूं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, क्योंकि इससे निकलेंगे फील्ड और वो फील्ड अपने आसपास के पार्टिकल्स को रिपेल भी कर सकती है, अट्रैक्ट भी कर सकती है। तो ये है हमारा सोर्स चार्ज। दूसरी बात, ये वाला पार्टिकल ना इसकी ताकत को टेस्ट करता है। कैसे? इस वाले पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव भाई, तो फोर्स इसके ऊपर लगता है। अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो हम कह सकते हैं भाई इसकी ताकत ज्यादा है इस जगह पर, कम फोर्स लगेगा तो ताकत कम है भाई यहाँ पर। अब बात को समझना है ध्यान से। ये है सोर्स चार्ज और ये वाला चार्ज पार्टिकल यूज किया जाता है इसकी ताकत को देखने के लिए, इसलिए इसका नाम रखा जाता है टेस्ट चार्ज। ये वाला चार्ज पार्टिकल होता है टेस्ट चार्ज। इसका नाम टेस्ट चार्ज रखते हैं बिकॉज ये यूज किया जाता है इसकी पावर को, इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है भाई, इसको बोला टेस्ट चार्ज। दूसरी बात ये कि हमें ना सिर्फ इसकी ताकत को देखना है, इसकी स्ट्रेंथ को देखना है कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसकी फील्ड्स कैसे काम कर रही हैं। तो हम ये पार्टिकल इतना छोटा लेते हैं ना, नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा लिया जाता है कि इसकी खुद की फील्ड ना इस पर इंफ्लुएंस ना डाले। बस देखिए अगर ये बहुत छोटा होगा तो शायद ये इतनी ज्यादा फील्ड ही नहीं बनाएगा कि बाकी के पार्टिकल्स को रिपेल कर सके। तो हम इसको इतना स्मॉल लेते हैं, इतना ज्यादा स्मॉल लेते हैं कि इसकी फील्ड ना इसकी फील्ड पे इंफ्लुएंस नहीं डालती है। सिर्फ मेन इसी की फील्ड यहाँ पर वर्किंग होगी और इसके ऊपर फोर्स चेक हो जाएगा भाई। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। और क्यों लेते हैं? So that its own electric field can be negligible, so that its own electric field cannot influence the electric field of source charge. लिख सकते हैं so that its own electric field cannot influence the electric field of source charge. इसलिए हम टेस्ट चार्ज को छोटा लेते हैं। हम सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं तो हमें उसकी स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा ताकि सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लग सके। ओके,
ठीक है, तो ये हुआ टेस्ट चार्ज। अब हुआ क्या, कैसे पता लगाते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात समझ जाइए, अलग अलग पॉइंट पे इसकी इस वाले सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक तरीका है, एक मेथड है। वो तरीका समझिए। आपने सर फोर्स से क्यों नहीं कैलकुलेट कर लिया कि सर इन दोनों के बीच में ना कुछ अगर दूरी यहाँ पर आर थी ना, तो ये बढ़िया तो तरीका था, हमने पहले से सीखा तो हुआ है ये तरीका, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि फोर्स से कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि फोर्स से कैलकुलेट करने में कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। अब जरा आप बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, बिकॉज आप बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हैं। अगर आपको क्यू पता है, अगर आपको क्यू पता है और आपको आर पता है, अगर क्यू पता है, क्यू पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, आर पता है, ये तो पता होता ही फोर्स निकल जाएगा भाई। तो हमें ये सारी चीजें पता थी और हमने पाया कि इस जगह पर जो फोर्स लगा ना इस पार्टिकल के ऊपर, वो लगा 100 न्यूटन्स का, 100 न्यूटन्स का फोर्स लगा। और हमने पाया कि जो इस चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लीजिए 5 कूलम है। वैसे बहुत छोटा होता है टेस्ट चार्ज, तो लेकिन मैं भी 5 कूलम लेके चल रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, दिस इज 5 कूलम। और ये बहुत बड़ा है, ये 5,000 10,000 कूलम का है, उसके मुकाबले ये नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो कुछ फोर्स पाया गया 100 न्यूटन का, एंड यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है वो है 5 कूलम। अब जरा समझना है, ये तो हुआ फोर्स 5 कूलम के चार्ज के ऊपर, ओके। अब मैंने एक और पॉइंट लिया, मैंने यहां पर कहीं पॉइंट लिया, तो ध्यान से आपको बातों को समझना है। यहां पर कहीं पॉइंट लेते हैं, एक और चार्ज पार्टिकल, देखिए सिचुएशन नंबर 1 है, ये सिचुएशन नंबर 2 है, कि अगर मैं यहां एक पार्टिकल को लेता तो क्या होता है, ठीक है ना। तो जरा समझना है बातों को ध्यान से, सिचुएशन नंबर 1 है, सिचुएशन नंबर 2 है। तो यहां पर मैंने 3 कूलम का चार्ज लिया, 3 कूलम का चार्ज, ध्यान समझना है आपको, 3 कूलम का चार्ज लिया यहां पर। अभी देखिए, पहले इसको भूल जाइए और समझिए कि ये वाला 5 कूलम का था, इस वाले चार्ज पार्टिकल ने उसको रिपेल करा और फोर्स लगाया उसके ऊपर 100 न्यूटन का, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा। फिर इसको भूल जाइए, अब यहाँ पर थोड़ा नजदीक में हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा 3 कूलम का, और 3 कूलम के ऊपर इसने जो फोर्स लगाया उसका फोर्स नहीं कंसीडर करेंगे, वो हटा चुके हम एक तरीके से। तो इस वाले पार्टिकल के ऊपर ये वाला कितना फोर्स लगाता है, तो ये वाला पाया गया कि फोर्स कितना लगा हमारा, इस बार लगा 90 न्यूटन, ओके। दिस सिचुएशन नंबर 2। देयर आर 2 डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन द चार्ज इज 5 कूलम एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट ए है मान लेते हैं और ये पॉइंट बी है, कुछ इस तरीके से। तो ए पॉइंट पर जो फोर्स लगाना उसके ऊपर 5 कूलम के चार्ज के ऊपर 100 न्यूटन था, और बी पॉइंट पे जो फोर्स लगा वो था 90 न्यूटन 3 कूलम के चार्ज पे। तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई बताओ जरा कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वही स्ट्रेंथ है ना अपनी, कि भाई यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ है, यहाँ कुछ स्ट्रेंथ है, यहाँ कुछ स्ट्रेंथ है, यहाँ कुछ स्ट्रेंथ है, जितना दूर जाऊंगा स्ट्रेंथ पे बदलेगी भाई, लेकिन आपको पता है फोर्स बदलेगा भाई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई इस क्यू पार्टिकल की स्ट्रेंथ यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है, ए पर ज्यादा है या बी पर ज्यादा है, सोच के बताइए, ए पर ज्यादा है या बी पर ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर ए पे तो फोर्स 100 न्यूटन है, सर बी पे 90 न्यूटन है, सर हमें तो ए पे ज्यादा लग रही है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ए पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्यू की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां आके फोर्स दिक्कत करना शुरू करता है। देखिए फोर्स जब आप बताते हैं ना, तो फोर्स आपने बोला 100 न्यूटन इधर ज्यादा है सर, इधर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में इसकी स्ट्रेंथ ए पे ज्यादा नहीं है, एक्चुअली में इसकी स्ट्रेंथ बी पर ज्यादा है। और कुछ बच्चे इस बात को समझ चुके होंगे ऐसा क्यों है। यहाँ पर 5 कूलम पे 100 न्यूटन है, देखिए जरा मैं ए पॉइंट पे बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे। ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं ना, तो ए पॉइंट पर 5 कूलम पे 100 न्यूटन का फोर्स है, ये फोर्स है और ये टोटल चार्ज है। लेकिन अगर मैं एक कूलम पे आपसे पूछूं ना, बिकॉज मैंने बोला था आपको कई बार ये कि जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना, तो उनका बेस हमें सेम करना होता है। पर कभी भी एक 11th क्लास के बच्चे का आईक्यू लेवल 7th क्लास के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकता, दोनों का बेस हमें सेम करना पड़ेगा। बेस सेम नहीं था, ये 5 कूलम का था, 3 कूलम का था। सबको पता है कि चार्ज के बढ़ जाने से, इस क्यू के बढ़ जाने से फोर्स बढ़ेगा। अगर दोनों में से कोई भी चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, इधर क्यू ज्यादा था, इधर क्यू कम था, हो सकता है उस वजह से ज्यादा आ रहा हो, इसलिए बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम करने का मतलब इधर 5 कूलम पे 100 न्यूटन है, तो इसका मतलब 1 कूलम पे लग रहा है 20 न्यूटन। तो ये जो 20 न्यूटन वैल्यू आई ना एक कूलम पे लगने वाली, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि यहां पर फील्ड कितनी इंटेंस है। तो यहां की जो फील्ड है ना, अगर मैं बात करूं तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। 20 न्यूटन पर कूलम की इस जगह पर 1 कूलम का चार्ज होगा तो उसमें 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 2 कूलम का हो जाएगा तो आपको पता है भाई चार्ज के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, तो 2 कूलम का हो जाने से 40 न्यूटन लगेगा, 3 के से 60 लगेगा, 4 के से 80 लगेगा और 5 के से 100 लग जाएगा। अब इधर की बात करते हैं, 90 न्यूटन लगा। इधर बात करेंगे तो एट पॉइंट बी की अगर मैं बात करता हूं, तो एट पॉइंट बी 3 कूलम के चार्ज के ऊपर 90 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 कूलम के ऊपर कितना लगेगा, सोच लीजिए 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, सॉरी दिस इज एट बी एंड दिस इज एट पॉइंट ए। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर 1 कूलम पर
कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर 30 न्यूटन पर कूलम। एक कूलम पे 30 न्यूटन लग रहा है, एक कूलम पे 30 न्यूटन लग रहा है, इसलिए 2 कूलम पे 60 लगेगा, 3 कूलम पे 90 लगेगा। अब बताइए कहाँ की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इस पॉइंट पर ना ये वाला चार्ज ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है कि यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि दूर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहती है, ये बात भी करेंगे। लेकिन जरा समझिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स तो कितना भी हो सकता है किसी भी चार्ज के ऊपर, कितना भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पर कूलम पे बताती है कि इस जगह पर अगर 1 कूलम का चार्ज हुआ तो कितना फोर्स लगेगा, इस जगह पे 1 कूलम का चार्ज हुआ तो कितना फोर्स लगेगा। बहुत लॉजिकल सी बात है कि जितना मैं दूर जाता रहता हूं, आर जितना बढ़ता है फोर्स उतना कम होता रहता है। तो इधर 1 कूलम पे 30 न्यूटन फोर्स लगेगा, इधर 1 कूलम पे 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। थोड़ा और आगे जाऊंगा तो शायद और कम हो जाएगी वैल्यू। तो What is the difference between force and electric field? तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स ही है, बट दिस इज द फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। जब हम 1 यूनिट चार्ज पर फोर्स बताते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। जब 1 यूनिट चार्ज बताते हैं, नेट चार्ज बताओगे तो नेट फोर्स हो जाएगा भाई। तो अब बताइए कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहां पर भी अगर देखिए यहाँ 1 कूलम पे 30 न्यूटन है, वहां 1 कूलम पे 20 न्यूटन है। अभी यहाँ पर ज्यादा इसलिए आ रहा था बिकॉज ये 5 कूलम था। अगर सपोज दैट मैं यहाँ 5 कूलम रख दूं ना, अगर मैं यहाँ ये वाला 5 कूलम यहाँ रखता ना, तो 1 कूलम पे 30 है, 5 कूलम पे 150 न्यूटन होता है, ये वाली वैल्यू 150 न्यूटन आती है। इसलिए देखिए कहीं फोर्स को देखते वक्त कहीं हम स्ट्रेंथ को लेकर गलती ना कर दें कि भाई यहाँ फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो शायद इस वजह से फोर्स हमें शायद ये मिस्टेक करा दे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मिस्टेक नहीं कराएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ना बेस सेम रखता है। फोर्स तो बताया जा रहा है 5 पे और वहां बताया जा रहा है 3 पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पर कूलम पे बताएगी। तो पर कूलम पे इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर 20 न्यूटन है और यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो 30 न्यूटन फोर्स है, क्योंकि ये 3 कूलम का है इसलिए 90 बन पा रहा है, लेकिन 1 कूलम पे तो 30 ही बनेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करूंगा ना, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force acting per unit test charge, इसको मैं क्यों लिख देता हूं, per unit test charge by the source charge। सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लगा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फॉर्मूला यूं बनेगा that electric field is equals to force पर यूनिट चार्ज F by Q। अगर ध्यान से देखें तो मैंने हर जगह कैलकुलेट ऐसे करा है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आएगी 100 न्यूटन डिवाइड बाय 5 कूलम, तो यहाँ आ जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। इस जगह की स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर कूलम। इस जगह की स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो 90 न्यूटन बाय 3 कूलम, दैट इज 30 न्यूटन पर कूलम। तो इधर की स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर कूलम। थोड़ा और नजदीक अगर मैं आ जाऊँ किसी पॉइंट सी पर, तो थोड़ा और नजदीक आ गया हूँ, मान लीजिए 5 कूलम का ही चार्ज लेके आया हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे फोर्स की वैल्यू मिली, इस जगह पर जो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा वो लगा हमारा, यहां पर जो फोर्स लगा, लेट इट बी दिस इज 200 न्यूटन। 200 न्यूटन तो 5 कूलम में 200 न्यूटन लग रहा है। तो मुझे बताइएगा जरा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो पर कूलम पे चेक करना है बिकॉज बेस सबका सेम रहना है। तो यहाँ 1 कूलम के चार्ज के ऊपर लगेगा 40 न्यूटन का फोर्स, तो 40 न्यूटन पर कूलम। भाई यहाँ स्ट्रेंथ और बढ़ गई। तो स्ट्रेंथ को मेजर करने का तरीका ना फोर्स सही नहीं है, बिकॉज फोर्स देखते ना तो ऐसा लगता है यहाँ ज्यादा है फिर यहाँ कम हो गई फिर यहाँ ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं होता। दूर जाते जाते धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होती है इस चार्ज की, इस चार्ज की स्ट्रेंथ कम होती है, इस सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ कम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना वो सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए पढ़ रहे हैं भाई। तो यहाँ पर 1 कूलम पे 40 न्यूटन काम कर रहे हैं, यहाँ पर 1 कूलम पे 30 न्यूटन का काम कर रहा है, और यहाँ पर 1 न्यूटन पे 1 कूलम अगर रखेंगे तो 20 न्यूटन का ही फोर्स लग पाएगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ फोर्स, बट दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज की। 1 यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। अगर मैं सिमिलरली सबको 5-5 कर दूं ना, तो इस 5 पे लग रहा है 200, इस वाले 5 पे कितना लगेगा, इसको 5 कर दूं तो लगेगा 150, और इस वाले 5 पे लगेगा 100। तो आपको पता लग रहा है दूर जाते जाते उसी सेम चार्ज पे फोर्स कम होता जा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कम होता चला जाएगा। अगर लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको चीज समझ आ जाएगी। अब सवाल ये दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कम क्यों हो रही है, वो बात भी मैं आपके सामने रखने आ रहा हूँ। फोर्स सबको पता है ना कम क्यों होता जा रहा है भाई, दूर जाते हुए फोर्स क्यों कम हो रहा है, क्योंकि दूरी बढ़ने से फोर्स कम होता है। आपको कुछ भी चार्ज दे दे, टेस्ट चार्ज कुछ भी टेस्ट चार्ज दे दे, उस पर जितना फोर्स लग रहा होगा वो ठीक है, लेकिन फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होगा ना उस जगह पर उसको बोलते हैं उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स वेरी सिंपल कि आपको उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है भाई। अभी इसके ऊपर बात और करते हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ भाई। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई कि किस पॉइंट पर कितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जैसे कि आप बात करते थे ना 11th छोटी क्लासेस के अंदर कि सर जब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ते थे तो कुछ इस तरीके से पढ़ते थे कि इस पर्टिकुलर चीज का कुछ मास होगा, और मान लीजिए कि इसका मास ना 20 kg है,
और इसका जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर्स है, तो आप इसकी डेंसिटी बता देते कुछ ना कुछ, तो आप डेंसिटी बोल देते सर 20 kg अपॉन में 4 लीटर, तो आंसर आ जाता 5 kg पर लीटर, 5 kg पर लीटर, कि भाई 1 लीटर पे 5 किलो है तो 4 लीटर पे अपने आप 20 किलो हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा देता था, वॉल्यूम को बढ़ा के मैं कर दूं 10 लीटर, वॉल्यूम को बढ़ा के मैं कर दूं 10 लीटर, तो जो मास होता था ना वो बढ़ के कितना हो जाएगा, यहाँ मास बढ़ के हो गया 50 kg, लेकिन फिर से निकालेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी कि भाई डेंसिटी फिर भी 5 kg पर लीटर ही है। तो यही सिस्टम यहाँ पर लागू हो रहा है कि हमें पर कूलम पे काम करना है। यहाँ 5 कूलम के चार्ज पे 100 न्यूटन फोर्स लगा। अब मैं इस डायग्राम को वर्क कर रहा हूँ और आप बाद में नोट कर लेना इस चीज को। अगर मैं यही 5 कूलम के चार्ज को 6 कूलम कर देता ना, तो यहाँ का फोर्स ऑटोमेटिकली 120 न्यूटन हो जाता, क्योंकि देखिए फिर से 1 कूलम में 20 न्यूटन ही काम कर रहा है। अगर मैं 7 कूलम कर देता ना, तो यहाँ की वैल्यू बढ़ के 140 न्यूटन हो जाती है। सिंपल सी बात है, मैं भी ए पे ही हूँ, ए पे मैं क्यू की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, आर तो उतना ही है, क्यू की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो एक तरीके से देखिए फोर्स भी बढ़ गया, साथ के साथ चार्ज भी बढ़ गया, चार्ज बढ़ा फोर्स बढ़ा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा भाई, ये बढ़ा लेकिन ये कांस्टेंट बनेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। उसी तरीके से कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसे हमने टेस्ट चार्ज को बढ़ा के यहाँ पर 5 से 7 कर दिया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना हमने टेस्ट चार्ज की वैल्यू को 5 से 7 कर दिया उसी जगह पर, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सोचते हैं ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ऐसा नहीं है, क्यू बढ़ेगा ना, अगर इस जगह पर क्यू बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, लेकिन पर कूलम पर चार्ज अभी भी सेम रहेगा। ये कुछ उसी प्रकार है कि जैसे कि मैं किसी शॉप पर चीनी लेने के लिए गया और मैंने उनको कहा कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, और चीनी का प्राइस मान लेते हैं कि 30 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो चीनी आती है, तो 2 kg अगर मुझे चीनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चे 60 रुपए दे दो भाई, 60 रुपए दे दो। 3 किलो चीनी लेने गया तो उसने बोला भाई 90 रुपए दे दो। 4 किलो चीनी बोली तो उसने बोला भाई 120 रुपए दे दो। 5 किलो चीनी लेने गया तो उसने बोला 150 रुपए दे दो। तो इसके साथ ना वो बढ़ जरूर रहा है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है कि चीनी का प्राइस, अभी भी चीनी का प्राइस है 30 रुपए पर किलो, अभी भी चीनी का प्राइस 30 रुपए पर किलो, इसमें भी 30 रुपए पर किलो, इसमें भी 30 रुपए पर किलो, तो पर किलो पे जो प्राइस है वो सेम है, लेकिन अगर मैं किलो बढ़ाऊंगा तो टोटल प्राइस भी बढ़ेगा। उसी तरीके से ये है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट पे, देखो एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग क्यों मिलती है वो बात करूंगा, लेकिन अभी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर एक पॉइंट पे मैं चार्ज को बढ़ाता चलूं, क्यू को बढ़ाता चलूं, तो साथ के साथ फोर्स बढ़ जाता है, 7 कूलम पे 140 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन फिर से 1 कूलम पे 20 ही मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी। अगर ये 10 कूलम भी रख दूं ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन, लेकिन फिर भी वैल्यू मिलेगी 20 न्यूटन पर कूलम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं क्यू को बढ़ाता हूं तो एफ भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ई हमारा कांस्टेंट रहता है। सो ई का ना इससे कोई लेना देना नहीं, क्यू से, समझ आ रही बात? तो अच्छा, दूसरे पॉइंट की चेंज क्यों होती है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये वाली बात क्लियर है आपको? दूसरे पॉइंट पे आपने सर यहाँ पर अगर आपका 5 कूलम था तो सर ये वैल्यू थी आपकी इट इज 100 न्यूटन, बट यही 5 यहाँ आने पे 200 कैसे होगी, थोड़ी ज्यादा कैसे होगी वैल्यू ना? तो इस बात को समझिएगा जरा कैसे क्या होता है ना कि चार्जेस ऐसे रखे होते हैं यहाँ पर है, और इन चार्जेस की जो फील्ड्स होती है ना वो कुछ ऐसे फैलती है, ध्यान से देखना, वो कुछ इस प्रकार से फैलती है, ऐसे करती है। ये बातें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, लेकिन टॉपिक अभी चल रहा है तो थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको बता दूं। ऐसे करके चार पार्टिकल अपने चारों तरफ फील्ड्स को निकालता है, फील्ड्स ऐसे स्फेरिकल। यहाँ पर अगर बल्ब जला दिया तो बल्ब चारों तरफ रोशनी फैलाएगा, लेकिन वो रोशनी बिल्कुल आसपास ज्यादा होगी, धीरे धीरे वो रोशनी कम होती जाएगी। उसका रीजन क्या है देखिए, यहाँ पर फील्ड्स इस तरीके से काम करती हैं। देखिए शुरू में ना फील्ड्स की क्राउडिंग देखिए आप, यहाँ पर क्राउडिंग देखिए, मैं इतने पोर्शन को मार्क करता हूँ, देयर आर 4 फील्ड्स अंडर दिस क्राउडिंग। इसके अंदर ना 4 फील्ड्स आ रही थी, फिर ये फील्ड धीरे फैनल आ गई, तो इसके अंदर ना थोड़ी दूर जाने के बाद सिर्फ 2 ही फील्ड आ रही है, और इसी पोर्शन के अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद सिर्फ 1 ही फील्ड आ रही है। तो जितनी ज्यादा फील्ड होगी ना उतना ही तो फोर्स लगेगा ना, बिकॉज फील्ड लगाने का काम फोर्स का है, तो इसके आसपास में फील्ड की क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो उस रीजन में अगर कोई चार्ज आ जाता है ना तो उसमें बहुत भारी भरकम फोर्स लगता है। तो 5 कूलम पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा, वहीं 5 कूलम थोड़ा दूर चला गया है तो सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स लगा। ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, सॉरी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग क्यों है? क्योंकि सेम 5 कूलम का यहाँ रखो, 5 कूलम का यहाँ रखो, 5 कूलम का यहाँ रखो, इसकी अपनी खुद की जो फील्ड है ना, इस वाले जो प्लस क्यू चार्ज की जो खुद की फील्ड्स हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और कम हो जाती हैं आगे जाते थे। तो सेम 5 कूलम के चार्ज के ऊपर यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यहाँ पर 150 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और यहाँ पर लगेगा 200 न्यूटन का। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लगेगा
जो फोर्स सेम 5 कूलम के चार्ज पर, अगर 5 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, यहाँ पर 5 कूलम का चार्ज है फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन, यहाँ पर 5 कूलम के चार्ज पे फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। रीजन क्लियर है भाई, सेम 5 कूलम का चार्ज है लेकिन यहाँ फील्ड ज्यादा है, फिर फील्ड थोड़ी फैल गई तो इधर नहीं लग पाई उतनी, 150 न्यूटन लग पाया, इधर थोड़ी सी और फील्ड फैल गई 100 न्यूटन लग पाया। तो इसलिए ना हम एक स्ट्रेंथ को नापते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कि भाई यहाँ पर कूलम पे कितना लग रहा है, यहाँ पर कूलम पे सर 40 न्यूटन लग रहा है। तो सी वाले पॉइंट की स्ट्रेंथ हो गई कि भाई यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस जगह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं कहना चाहूँ सो इट इज 40 न्यूटन पर कूलम की। अगर 1 कूलम का चार्ज आएगा तो 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 5 का आ रहा है इसलिए 200 का लग रहा है। उसी तरीके से बी पॉइंट की जो स्ट्रेंथ हो गई है वो हो गई है 30 न्यूटन पर कूलम, और इधर दूर जाते जाते आपको पता है स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो 1 कूलम के ऊपर इसके ऊपर से फोर्स लगेगा 20 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे दूर जाते हुए कम होने लगती है। रीजन क्या है ना कि ये चार्जेस अपने जो फील्ड निकालते हैं वैसे फैलती है, और उसके फैलने से उसकी क्राउडिंग कम होने लगती है, क्राउडिंग कम होने से वो फोर्स कम लगा पाती है सेम चार्ज पार्टिकल के ऊपर। और कोई और मैग्नीट्यूड भी देगा ना तो हमें मतलब नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम बेस पर काम करती है। वो सबको पहले 1 कूलम करके चेक करती है, सबका 1 कूलम होगा उसके ऊपर फोर्स देखिए कितना लग रहा है, तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। अब कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लास्ट बात बोलूंगा कि मेरे को इस पॉइंट पे चेक करना है, मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है, मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पे चेक करना है। 4 पॉइंट ले लिए मैंने, कुछ पॉइंट ले लिए और पूछा गया भाई बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पर होगी, सबसे कम स्ट्रेंथ कहां पर होगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर अलग चार्ज रख दूंगा, कोई भी चार्ज रख दूं, मैं यहाँ 3 कूलम का चार्ज रख दूं, यहाँ मैं 4 कूलम का चार्ज रख दूं, यहाँ मैं 2 कूलम का चार्ज रख दूं, यहाँ मैं 7 कूलम का चार्ज, कितना भी कूलम का चार्ज रख दूं, मैं सब पे फोर्स देखूंगा और मैं फोर्स से अंदाजा नहीं लगाऊंगा। मेक श्योर आपको बताओ कि मैं इन चारों पॉइंट्स पर फोर्स से अंदाजा नहीं लगाऊंगा कि कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा काम कर रही है, इसकी स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा काम कर रही है, मैं फोर्स से अंदाजा नहीं लगाऊंगा, बिकॉज सबका मैग्नीट्यूड अलग है, बेस सेम नहीं है। तो मैं सबके 1 कूलम पे देखूंगा भाई कितना फोर्स लगा, इसके 1 कूलम पे कितना काम कर रहा था, इसके पर कूलम पे कितना काम कर रहा था, इसके पर कूलम पे कितना, इसके पर कूलम पे कितना, जो पर कूलम पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा ना उसी को मैं बोलूंगा इन अलग अलग पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड। सब जगह पर फोर्स आएगा लेकिन फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट कूलम कितना आएगा वो बताएगा कि हमें यहाँ सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और उससे पता लग जाएगा जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ना, अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा मिली है मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलने का मतलब यहाँ पर 1 कूलम चार्ज पर फोर्स सबसे ज्यादा पाया गया है, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर फील्ड की क्राउडिंग ज्यादा है। तो आपको ये डिफरेंस थोड़ा समझना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में आपको समझ में नहीं आएंगे ना चीजें, आगे का चैप्टर आप कर नहीं पाएंगे अच्छे से। सो फोर्स कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है, ये आपको अच्छे से पता लग जाना चाहिए इस सब डिस्कशन के बाद में, ठीक है ना। आपको कुछ नोट करना था नोट कर लीजिए। ओके तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है अलग अलग पॉइंट पे कि भाई इससे इतनी दूरी पे कितनी स्ट्रेंथ है, इतनी दूरी पे कितनी स्ट्रेंथ है, इतनी दूरी पे कितनी स्ट्रेंथ है। और आपको पता लग गया होगा मैं फोर्स से क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पर कम और वहां पर ज्यादा है, तो लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ना सेम बेस पे काम करती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बेटर क्राइटेरिया बताया गया किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। तो हम सिर्फ इस चार्ज के बारे में बात करेंगे, इस चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पॉइंट पे होगी। अब थोड़ा सा इसके फॉर्मुले पे आ जाते हैं। जैसे कि सवाल ये उठता है कि सर क्या इस क्यू से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी वजह से, तो स्मॉल क्यू से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने आपको बताया ना, अगर स्मॉल क्यू को यहाँ पर 5 की वजह 1 पॉइंट पर पर्टिकुलर 1 पॉइंट पर अगर मैं 5 की जगह 6 कर दूंगा तो वो बढ़ के 120 हो जाएगा, लेकिन ई की वैल्यू फिर से 120 ये अगर 6 करूंगा वो 120 हो जाएगा, वैल्यू फिर से ई की 20 न्यूटन पर कूलम आएगी, ई को फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। अब जब देखिएगा ये सारी चीजें मैं रब कर देता हूँ, ये वाली सारी चीजें मैं सिर्फ उसी पॉइंट की बात करता हूँ जहां पर हम बात करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है। तो मुझे एक बात बताइएगा, वैल्यूज को भी हटा दीजिए, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल उस पर कितना फोर्स लगाएगा आप ध्यान से बताइए। तो ये लगाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अगर इनके बीच की दूरी आर है। ओके, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q। Q पर नेट फोर्स कितना लगेगा, बट नेट फोर्स इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज पार्टिकल पे पर यूनिट कितना फोर्स लग रहा है, तो अगर इस फोर्स को मैं Q से डिवाइड कर दूं, स्मॉल Q से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो या तो बोथ साइड स्मॉल Q से डिवाइड कर दो या स्मॉल Q को नीचे ले आओ। अगर बोथ साइड डिवाइड करा तो ये बन जाएगा 1/F/Q, ये बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, Q से डिवाइड होगा तो बन जाएगा Q/r²। F/Q फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस पे पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लग रहा है उसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा ध्यान से अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना
वो किस पर डिपेंड कर रही है, अपने सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है, ये वाले चार्ज पर। अगर ये वाला चार्ज बहुत बड़ा होगा ना, तो हो सकता है कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो। ये 20 न्यूटन पर कूलम काम कर रही है यहाँ पर, अगर ये बहुत बड़ा होगा तो क्या होता है 15 न्यूटन पर कूलम यहीं पर काम करेगी, एक कूलम पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, क्योंकि वो इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, बिकॉज हम इसकी स्ट्रेंथ को देख रहे थे। तो इसी की फील्ड जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस पर डिपेंड करेंगी, उस पर डिपेंड नहीं करेंगी। सिमिलरली अगर आर बढ़ता रहेगा, जैसा आपने पढ़ा था कि सर यहाँ पर 20 न्यूटन पर कूलम है, इस जगह पर आपको मिला था 30 न्यूटन पर कूलम, इस जगह पर आपको मिला था 40 न्यूटन पर कूलम। तो जितना मैं दूर जाता रहूंगा आर, जितना मैं दूर करता रहूंगा आर बढ़ाता रहूंगा, ई कम होता रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली गई। और क्यू तो मैंने बदला ही नहीं है, लेकिन अगर मैं क्यू को भी बदलूंगा, क्यू को बढ़ाऊंगा, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी भाई। लेकिन ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट स्मॉल क्यू, बट क्यू पर डिपेंड करता है, कैपिटल क्यू पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला ना कि प्राइस, जो चीनी का प्राइस है ना, वो इंडिपेंडेंट है कि मैं कितना अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, कितना केजी लेके जा रहा हूँ। केजी के साथ साथ इसका टोटल अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन पर केजी का प्राइस सेम रहता है। उसी तरीके से क्यू को बढ़ाऊंगा ना, तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन ई की वैल्यू सेम रहेगी। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि इसको फॉर्मूले को ना बुक्स में ऐसे भी बनाया जाता है कि जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू की। हाइयर दिस क्यू, हाइयर इज द फोर्स, क्योंकि क्यू बढ़ेगा तो फोर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात ये कि फोर्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है, तो एक कूलम में 20 न्यूटन लगेगा, और अगर ये मान लो 5 कूलम का हुआ तो फोर्स लग जाएगा 100 न्यूटन का भाई। सिंपल सी बात है। अगर आप फॉर्मूले से ध्यान से देखिए ना, तो फोर्स है Q इंटू ई। और इस फॉर्मूले को ना एक तरीके से और समझ सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, Q इंटू ई। ई क्या होता है सोच के देखिए, तो ई हमारा होता है इट इज द फोर्स acting on 1 unit charge at a point। एक यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स की है, इज नथिंग बट इट इज द फोर्स, बट इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ई है। तो नेट फोर्स मान लो एक यूनिट पे कितना लगेगा, अगर 2 यूनिट्स हुआ फोर्स हमारा, तो कितना लगेगा 2 टाइम्स ऑफ ई भाई। ई क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट चार्ज। अगर यहाँ पर 2 यूनिट्स हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ ई लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ ई मतलब 40 हो जाएगा। अगर 3 यूनिट का चार्ज हो तो 3 टाइम्स ऑफ ई लग जाएगा, बिकॉज एक यूनिट पे ई लगता है। ये एक वैल्यू हो गई एक तरीके से। तो अगर 2 यूनिट का चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ ई, 3 यूनिट का चार्ज 3 टाइम्स ऑफ ई, 5 यूनिट का चार्ज होगा 5 कूलम का चार्ज होगा तो 5 टाइम्स ऑफ ई नेट फोर्स लग जाएगा। तो फोर्स ना डिपेंड करता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। 20 न्यूटन पर कूलम की फील्ड है हमारी, तो फोर्स कुछ लगेगा, लेकिन 30 न्यूटन पर कूलम की फील्ड है हमारी, अगर फील्ड ही 30 न्यूटन पर कूलम है किसी जगह पर, तो उसी 5 कूलम के चार्ज के ऊपर फोर्स 150 हो जाएगा। तो फोर्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। हाइयर द ई एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर ई ज्यादा हुआ, 20 न्यूटन पर कूलम की जगह यही 50 न्यूटन पर कूलम हुआ ना, तो इस 5 कूलम पे लग जाएगा 250 न्यूटन का फोर्स। लेकिन अभी 20 न्यूटन पर कूलम है, इसलिए इस 5 कूलम के ऊपर 100 न्यूटन लग रहा है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई पे। तो फोर्स बन जाता है क्यू ई, जो फॉर्मूला आपका बनाया है ये बन जाता है के क्यू ई। और एसआई सिस्टम में हमने पाया, इन एसआई सिस्टम इस के की वैल्यू हमें 1 मिली है, इस वजह से फोर्स का फॉर्मूला बनता है क्यू ई। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो कुछ इस प्रकार पढ़ा हुआ है भाई। तो कुछ बातें ना आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आनी चाहिए कि भाई स्मॉल क्यू के बदलने से ई को फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल क्यू के साथ प्रोपोर्शनैलिटी एफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ई क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये बात आप जरूर लिखेंगे दैट ई एंड एफ एंड क्यू आर प्रोपोर्शनेट but E is independent of small q. Instead, E depends on the magnitude of source charge. Capital इस पर डिपेंड है। ओके, अच्छा, तो ये बात हुई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम सोर्स पूछना चाहें, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं जानना चाहूं, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं 2-3। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स चार्ज। कहां से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज से। तो ज्यादा आज मैं कराऊंगा नहीं इसके बारे में, बेसिकली आपको कुछ बातें पता लग जाएगी क्या चीज है। तो सोर्स चार्ज की अपनी हर जगह पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक चार्ज है मेरा, कोई XYZ चार्ज है, और इसने ना यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया है कि इस जगह पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 70। तो जैसे कि मुझे बोलेगा ना इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 70 है, तो मैं समझूंगा कि अगर यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज आ जाए ना, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर 70 न्यूटन का फोर्स आएगा। ये मीनिंग है E70 का। वो बोले कि यहाँ पर बी पॉइंट पे ना ई की वैल्यू है मान लेते 40,
तो इसका मतलब इस जगह पर अगर एक कूलम, मैं यूनिट नहीं लगा रहा था कि आपको भी वैसे समझ में आया कि अगर बोलूं कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 40 है, इसका मतलब इस जगह पर अगर एक कूलम का चार्ज होगा तो 40 का फोर्स लगेगा, 40 का फोर्स लगेगा। अब लगाया था न्यूटन पर कूलम, एक कूलम के चार्ज पे 40 लगाएगा, 2 कूलम आ गया ना तो सर 80 लगाएगा, 3 कूलम आ गया तो 120 लगाएगा। फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला भी काम करेगा कि सर अगर 3 कूलम का यहाँ पर चार्ज है तो क्या लगेगा, तो फॉर्मूला बोलेंगे क्योंकि 3 कूलम और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड 40 दैट इज 120 न्यूटन। अरे क्यों करना है इतना कैलकुलेट, हमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक कूलम में 40 लगेगा, 3 कूलम आएगा तो 120 हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी, इस चार्ज पार्टिकल यहाँ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस जगह पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताई जा रही है वो इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर अगर एक कूलम का चार्ज रखा तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम करने वाला है। उसके बाद 2 कूलम पे कितना लगेगा, 3 कूलम पे कितना लगेगा, वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, वो आप कर सकते हैं भाई। फटाफट से इसकी मुझे यूनिट बता दीजिए, यूनिट ऑफ ई कितना आएगा, तो यूनिट ऑफ ई बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो यूनिट ऑफ ई आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन कितनी आ जाएगी इसकी, तो डायमेंशन आ जाएगी m1 l1 t - 2 डिवाइड बाय कूलम है तो कूलम को मैं 80 लिखूंगा, q इक्वल टू IT से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देख के बताइए। तो ये बन जाएगा m1 l1 t - 3 a - 1, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ नोट करके बस लास्ट की 2 लाइनें लिख लीजिए और उसी के साथ फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, फ्रॉम F इज इक्वल टू from E is equals to F by Q, it means that when we change Q, that is stress charge at a point, the strength of force increases. थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, the strength of force increases but electric field intensity remains same. Electric field intensity remains same. इस बात को ना थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, एनालाइज करेंगे, कुछ घर पे जब पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस क्लास को ही कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ आज इंट्रोडक्शन हुआ है। सो बेसिकली आपको पता लगे कि पहले फोर्स पढ़ा था और फोर्स एक सुटेबल क्राइटेरिया नहीं है एक चार्ज की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बताने का अलग पॉइंट पे। तो अलग पॉइंट पे अगर मुझे स्ट्रेंथ बताना है ना, क्योंकि फोर्स तो 2 कूलम पे अलग मिलेगा, 3 कूलम पे अलग मिलेगा, 5 कूलम पे अलग मिलेगा, तो अलग पॉइंट पे अगर मुझे इनकी स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा लगाने की इस चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है आसपास, तो हमने हर जगह पर कूलम पे देख लिया कि भाई इधर एक कूलम पे कितना फोर्स लगाता है, इधर एक कूलम पे कितना फोर्स लगाता है, इधर एक कूलम पे कितना फोर्स लगाता है, तो हर जगह की हमें स्ट्रेंथ पता लगने लगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ फोर्स, बट इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट चार्ज। ठीक है ना भाई, तो इसको यही समाप्त करते हैं।